महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रात होती है तो हमें दिया जला देते हैं। उसी रोशनी को मैं उस सांस है, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है। ट्रेन छोटे से स्टेशन पर उतरी। ज्यादा लोग नहीं थे। रमेश ट्रेन से उतरकर इधर उधर देखने लगा। जिस व्यक्ति ने इस जगह का पता बताया था उसने बताया था स्टेशन से कुछ दूरी जाकर एक बड़ी सी नदी होगी। नदी के किनारे किनारे जाकर ही उस घर तक पहुंचा जा सकता है। स्टेशन से बाहर की तरफ निकल पड़ा। आगे सुनसान वीरान सा रास्ता था। वैसे ट्रेन को दोपहर 4 बजे तक पहुंचना था, परंतु भारतीय रेल की लेट लतीफ़ी शाम ढल चुकी थी। घड़ी की तरफ देखा तो 7:30 बज रहे थे। अंधेरा फैल रहा था। गांव में वैसे भी लाइटों का अभाव होता है और ये तो कुछ पिछड़ा ही गांव है। दूर 1-2 घरों में चिमनियां जल रही थी। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किसी तरह से लड़खड़ाते हुए वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ रहा था। चारों ओर वीराना और सन्नाटा था। झिंगुरों की आवाज़ और नदी की कलकल की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ दूर तक नहीं थी। नदी में टिमटिमाती रोशनियों से पता चल रहा था मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं। अचानक नदी किनारे खड़े एक मछुआरे से उसने पूछा, दादा ये चक्रवर्ती निवास कहाँ पड़ेगा? चक्रवर्ती मसाई? वो जो दूर एक बड़ा सा घर दिख रहा है ना, बस वहीं चले जाइए। थोड़ा सा आश्वस्त हुआ वो। चलो कम से कम पहुंच तो गया। तेज कदमों से वो उस तरफ चल पड़ा। नदी के किनारे ही बड़ा सा एक मकान था। इस गांव का शायद ये इकलौता इतना बड़ा मकान। एक भुतहा खंडहर सा दिख रहा था। रोशनी नहीं थी। क्या पता रोशनी बिजली है भी या नहीं, पर नदी के किनारे एक वीरान से गांव में इतना बड़ा घर कौन बनाता है, वो भी इस तरह नदी किनारे? पता नहीं, पर उसे इस बात से क्या मतलब। उसे तो अपना काम कराना था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। 2-4 बार दस्तक देने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर अचानक दरवाजा खुला। एक बूढ़ा सा व्यक्ति खड़ा था। चक्रवर्ती जी से मिलना था। क्या काम है? जी मैं उनसे कुछ खास काम के लिए आया था। आप उन्हें बुला दीजिए। मैं ही चक्रवर्ती हूँ। ओ नमस्कार जी, वो आपसे कुछ बात करनी थी। बताइए। बात थोड़ी बड़ी है। यहाँ खड़े खड़े अंदर बैठ सकता हूँ? अंदर? अब नदी किनारे बैठे हैं, ठंडी हवा भी आएगी। जी आप चलिए, मैं जरा घर की लाइट वगैरह जला के आता हूँ। वो चला गया नदी किनारे। तारों की रोशनी में आज छोटा सा चांद भी था। हल्की रोशनी, नदी की कलकल, दूर मछुआरे, उनकी नाव की टिमटिमाती रोशनी, चिंगुरों की आवाज एक अजीब सा वातावरण तैयार कर रहे थे। उसके मन का दर्द जैसे पिघलकर आंखों में आने लगा था। तभी अचानक पीछे से आवाज आई। बताइए, क्या बोल रहे थे? चौंक पड़ा वो। ये महाशय कब पीछे आकर खड़े हो गए, उसे पता ही नहीं चला। जी मेरा बेटा 16 साल का, पिछले दिनों एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। ओह, बड़े दुख की बात है। दुख की बात तो है, पर उसका शोक, उसका विछोह मेरी पत्नी किसी भी तरह से सह नहीं पा रही। हमारा इकलौता बेटा था वो। ओह, गाड़ी तेज चला रहा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत आज्ञाकारी और
होनहार बेटा था। इस साल PMT देने वाला था। डॉक्टर बनाने की इच्छा थी हमारी उसे, और अचानक ही हमसे छिन गया। मेरी पत्नी को कई बार उसके सपने आए। उसका कहना है वो कुछ कहना चाहता था। उसे लगता है शायद उसके एक्सीडेंट के पीछे कोई राज छुपा है। हमारे घर में एक काम वाली बाई भी थी। रात में उसने भी एहसास किया कि उसके खाट के आसपास कोई टहलता रहता है। डर के मारे वो काम छोड़कर चली गई। ओ, तो किसी ने बताया आप आत्माओं से बातें कर सकते हैं। मैं चाहता हूं आप हाँ, आपको किसी ने गलत कहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। देखिए, आप क्यों इनकार कर रहे हैं मुझे पता नहीं, पर मुझे जिसने बताया है वो बहुत विश्वस्त सूत्र है। मैं बहुत आशा लेकर आपके पास आया हूं। एक दुखी पिता का दिल इस तरह से मत तोड़िए। देखिए, जिसने आपको भेजा है उसने सही जगह ही भेजा है, पर मैं आत्माओं से बातें नहीं करता। तो मेरे घर पर एक खाट है, मेरी पुश्तैनी खाट। उस पर अगर लेटे तो आत्माओं से बातें हो सकती है। आप चाहे तो अपने बेटे से बात कर सकते हो उस पर लेटकर। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। पर ये कैसे पॉसिबल है? ऐसी कोई खाट? आप मजाक तो नहीं कर रहे? आप इतनी दूर मुझसे मिलने आए और मैं आपसे मजाक करूंगा? हाँ, सुनने में अजीब जरूर लगता है, पर यह खाट सच में ऐसा करती है। ये मेरे दादाजी के जमाने की खाट है। असली में मेरी छोटी बुआ, एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब से दादाजी का मन जैसे संसार से उचट गया था। वो सारा कुछ मेरे पिता के ऊपर सौंपकर अपने गुरुदेव की चरण में चले गए थे और उन्हीं की सेवा करते रहे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके गुरुदेव ने उनसे कहा, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ रे, मांग अगर कुछ चाहता है तो। तब दादाजी ने उनसे अपनी मरी हुई बेटी से बात करने की शक्ति मांगी। इस पर गुरुदेव बोले, देख, मैं तुझे सावधान करता हूँ, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। जो इस लोक की सीमा से पार चले गए हैं उनको। पर दादाजी कुछ सुनने वाले ही नहीं थे। गुरुदेव ने अपने साथ अपने आश्रम के पीछे एक पेड़ के पास ले गए। इस पेड़ को कटवाकर एक खाट बना। उस खाट में दिव्य शक्तियां होंगी। उस पर सोकर तू अपनी बेटी से बात कर सकेगा। पर देख, ज्यादा उसका उपयोग न करना, क्योंकि वो खाट तेरे अंदर से जीवन शक्ति खींच लेगी, और अगर ज्यादा उपयोग किया तो भी तू मृत्यु को प्राप्त होगा। और हाँ, मृत व्यक्तियों से बात करना एक लालच की तरह है। तो जितना बात करेगा तेरा मन उतना बात करने को करेगा, पर सावधान, मृत्यु बहुत जल्दी तेरे शरीर में समा जाएगी। दादाजी ने तुरंत ही शहर से लोग बुलाकर वो पेड़ कटवाया और उसकी खाट बनाई और रात में उस पर सोए। उनके कहे अनुसार बुआ से उनकी बात हुई, परंतु फिर वो अक्सर उस खाट पर सोने लगे। बुआ से बात करने का लालच और न जाने क्या क्या। 6 महीने के अंदर दादाजी की मृत्यु हो गई। पिताजी के लिए खाट किसी काम की नहीं थी, परंतु उनके मन में लालच जाग गया। उन्होंने इस खाट पर लोगों को किराए में देना शुरू कर दिया। मृत व्यक्तियों से बात करने, उनसे मिलने का लालच इंसानों के मन में हमेशा रहता है। बहुत से लोग आने लगे। शहर के बड़े बड़े धनाढ्य सेठ भी आने लगे। कोई अपने पिता से गुप्त धन का राज पूछता, कोई अपनी जायदाद के बारे में, और पिताजी के पास ढेर सारा धन आने लगा। पर शहर में रहकर
बहुत परेशानी हो रही थी। उस सारे पैसे से उन्होंने ये आलीशान घर बनाया। हमारा घर बहुत बहुत मशहूर हो गया था। दूर दूर से लोग यहाँ भी आने लगे। ढेर सारा पैसा आने लगा, मगर ये खाट अभिशप्त है। पिताजी को एक असाध्य रोग हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ पड़ी। मेरी नई नई शादी हुई थी तब। मैंने भी थोड़ा बहुत पैसा इसके जरिए कमाना शुरू ही किया था कि जीवन में एक दुखदाई पल मेरी पत्नी की मृत्यु के रूप में आई। फिर मैंने इस खाट का उपयोग करना ही बंद कर दिया। अभी भी भूले भटके कुछ लोग सुनकर यहाँ चले आते हैं। मैं उनकी मदद कर देता हूँ। आप यहाँ अकेले रहते हैं? आपके कोई नाते रिश्तेदार? ऐसा नहीं है। मेरी एक बेटी है, वो शहर में रहती है। आ जाती है कभी कभी मेरे पास। आज भी सुबह आई थी। मेरे लिए खाना बना जाती है अच्छा अच्छा। मैं बूढ़ा अकेला कुछ कर नहीं पाता हूँ ना ज़्यादा। परंतु आप अकेले यहाँ क्यों रहते हैं? तो कहाँ जाऊँ? पैतृक धरोहर की रक्षा करना तो जरूरी है ना। बेटी ने कहा है इस घर को बेचकर शहर में कुछ अच्छी जगह घर ले लेगी। जब तक ये घर ना बिक जाए तब तक इस घर की और उस खाट की रखवाली तो मुझे ही करनी है। आप आइए। अब मैं आपकी कुछ आर्थिक मदद भी कर दूंगा। ऐसे पैसे तो मैं लेता नहीं हूं, मगर आर्थिक दशा को देखकर ठीक है। एक बात आपसे पूछूंगा। जी। आप करते क्या हैं? मैं पहले एक दवा कंपनी में पार्टनरशिप थी। फिर वो कंपनी बंद हो गई तो अपनी एक दवाई दुकान है शहर में। बस उसी से गुजारा चल जाता है। उसी के ज़रिए बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था। दवाई कंपनी क्यों बंद हो गई पूछ सकता हूँ? वही लालच। पार्टनर्स में कुछ लालच आ गया था। हमने कुछ नकली दवाइयाँ शहर में भेज दी। उसके चलते कुछ लोगों की मौत हो गई थी। हम तक बात आती है उससे पहले ही केस दबा दिया, पर मेरी अंतरात्मा ने मुझे कचोटना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने उन लोगों का साथ छोड़ दिया और अपनी दवाई दुकान खोल ली। ओह, आइए अंदर चलते हैं। दोनों घर के अंदर चले गए। पास के कमरे का दरवाज़ा खोलकर बूढ़े ने एक हल्की सी लाइट जलाई। सामने एक बहुत ही सुंदर सी खाट थी। यही है वो खाट। कलाकारी देख रहे हैं? दादाजी ने बड़े प्यार से बनवाया था। अब ज़्यादा रोशनी नहीं कर पाऊंगा। घर में ज़्यादा रोशनी के बल्ब जलाता नहीं हूँ। बिजली का खर्च समझ रहे हैं। अब रात में आपको यहाँ सोना है, परंतु ध्यान रखिएगा अपने बेटे को ही बुलाइएगा। और भी कुछ आत्माएं हो सकता है आपके पास आ जाएं, परंतु उनसे आपको बात नहीं करनी है। और अगर वो जबरदस्ती आपके पास आना चाहे तो तुरंत नींद से उठ जाइएगा। मैं पास ही के कमरे में रहूँगा। अगर ज़्यादा डर लगे तो तुरंत ही आप उस कमरे में आ जाइएगा। सुबह 4 बजे तक थोड़ी सावधानी के साथ ही सोइएगा, क्योंकि वो आत्माएं उस दुनिया से इस दुनिया में आने की बहुत कोशिश करती हैं। आपने कुछ खाया कि नहीं? जी खाया था, पर इतनी लंबी ट्रेन की यात्रा करके आए हैं, आपको खाना चाहिए। आइए। दूसरे कमरे में ले जाकर बूढ़े ने रोटी और सब्जी उसके सामने रख दी। आप मुझे ये दे रहे हैं, तो फिर आप क्या खाएंगे? मेरी बेटी खाना थोड़ा ज़्यादा ही बना जाती है। चिंता मत करिए, मेरे लिए खाना है। खाना खाने के बाद वो उठा। अब पानी नहीं पिया आपने? अब मेरे पास पानी है, मैं पी लूँगा। उस रात खाट पर जाकर सोते ही रमेश को गहरी नींद आ गई और अचानक ही
उसने एक अजीबोगरीब सपना देखा। सपने का परिदृश्य बेहद अजीब था। उसने देखा वो अपनी दुकान पर काम कर रहा है। पत्नी कुछ काम के लिए बाहर गई है और घर में उनका लड़का अकेला है। अचानक ही वो किचन में जाता है और गैस की तरफ बढ़ता है और अगले ही पल एक तेज विस्फोट। फिर अचानक उनका लड़का उनके सामने खड़ा था और वो उनके सीने की तरफ इशारा कर रहा है। और तभी उसने देखा उसके लड़के के पीछे एक और लड़का खड़ा है जो कुछ हद तक उनसे अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब वो क्या रहा है वो समझ पाते उससे पहले ही अचानक उनके पैरों में अजीब सा स्पर्श हुआ। वो चौंक पड़े और नीचे पैरों की तरफ देखने लगे कि अचानक नींद खुल गई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। वो चौंके। पैरों में जो कुछ भी सुआया आता था आखिर वो तभी अचानक उन्होंने अपने सीने की तरफ देखा। कमला मेरा वो पुराना ओवरकोट लाओ तो, जो मैं कंपनी के नाम पर पहना करता था। कमला ने तुरंत ही वो ओवरकोट ला कर दिया। ओवरकोट पहनकर रमेश ने एक बार फिर से देखा। तब उसे समझ में आया कि उनका बेटा उनके सीने की तरफ नहीं बल्कि उस लोगों की तरफ इशारा कर रहा था जो कंपनी का था। मतलब वो कंपनी के बारे में कुछ कहना चाहता था। क्या उसकी मौत के पीछे हमारी कंपनी का कोई राज छुपा हुआ है? और वो लड़का कौन था जो उसके पीछे खड़ा हुआ था? मुझे इसके बारे में कुछ न कुछ पता करना ही होगा। तभी कमला बोल पड़ी, आपका जो दोस्त है पत्रकार, उसकी मदद क्यों नहीं लेते? अगर वो कुछ बता सके। हाँ, ये हो सकता है। रमेश ने तुरंत ही अपने पत्रकार मित्र को कांटेक्ट किया और कुछ दिनों बाद जो जानकारी उससे मिली उसे देखकर रमेश भी चौंक पड़ा। नकली दवाइयों के बाजार में आने के बाद बहुत से लोगों की मौत हुई थी, जिनमें शहर के बड़े कॉलेज के हॉस्टल के कुछ छात्र भी थे। डायरिया की वजह से वहां के छात्रों ने उन नकली दवाइयों में से कुछ दवाई खाई थी। ओह, तो क्या ये लड़का उन लड़कों में से कोई था? पर वो हमारे बेटे के साथ क्यों है? और फिर इस मौत के पीछे का राज क्या है? उसे एक बार और उस बूढ़े से मिलना होगा और एक बार फिर से अपने बेटे के पास जाकर पूरी तरह से बात पता करनी होगी। अगली सुबह वो फिर से उस गांव के लिए निकल पड़ा। दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़े ने दरवाजा खोला। मुझे लग रहा था आप दोबारा आएंगे। मृत लोगों के साथ एक बार बात करके मन नहीं भरता है। लोग यहाँ बार बार आते हैं, परंतु मैं आपको सावधान कर दूं, बार बार इसका उपयोग आपकी जान को खतरा हो सकता है। वैसे भी कौन सा जिंदा हूं मैं? अपने बेटे की मौत के बारे में मुझे पता लगाना है। आखिर उस दिन हुआ क्या था? क्यों वो सिलेंडर बस्ट हुआ? उस जैसा समझदार लड़का ऐसी भूल कैसे कर सकता है? और वो क्या कहना चाहता था? बाबा, एक बार और मेरी मदद कर दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। आप बैठिए, मैं जरा कुछ सामान लेकर आता हूं। बूढ़ा चला गया। रमेश कमरे में बैठे बैठे आगे आने वाले समय पर विचार करने लगा। कैसे वो अपने बेटे से सारी बातें पूछेगा, कैसे सब कुछ करेगा। शाम ढल रही थी। बूढ़ा वापस आया। साहब, ये पानी पी लीजिए और तैयार हो जाइए। मैं जरा लाइट वगैरह की व्यवस्था करके आता हूँ। एक सवाल पूछूं साहब? क्या? पूछिए। आपने जो नकली दवाइयाँ बेची और उससे लोग मारे गए, इस पर आपको पछतावा नहीं है? पछतावा किस बात का?
जिंदगी में तरक्की करने के लिए इंसान कुछ न कुछ तो करता है। हम लोगों ने भी किया और फिर मैंने तो वो काम सारा छोड़ दिया और अपनी जिंदगी ही बदल दी। पर उस दवाई से जो लोग मारे गए उनके परिवार का क्या? देखिए, ये सब अगर सोचूंगा तो, और मेरा बेटा जो मारा गया वो उसका क्या? मतलब आपको कोई भी पछतावा नहीं है? रमेश ने पानी पिया। पानी पीते पीते अचानक उसकी नजर सामने के दीवार पर गई। दीवार पर एक तस्वीर लगी थी, शायद मां बेटे की। गिलास टेबल पर रखकर रमेश उस फोटो को पास से देखने के लिए आगे बढ़ा और अगले ही पल 2 कदम पीछे खिसक आया। ये तो शांता है, उनके घर की नौकरानी। उसके बेटे के एक्सीडेंट के बाद इसने नौकरी छोड़ दी थी कि बेटे की आत्मा उसे परेशान करती है। पर उसकी तस्वीर यहां कैसे? तभी बूढ़ा कमरे में आ गया। क्या देख रहे हैं साहब? यही तो मेरी बेटी है, यही तो शहर में काम करती है, और वो मेरा नाती शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ता था, मगर कुछ लालची लोगों की लालच की वजह से, सामान्य डायरिया की बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। वो नकली दवाई जो तुम्हारी कंपनी से निकली थी, उसी को खाकर इसने अपनी जान दे दी। इकलौता वारिस था हमारे घर का। तब से मैं और मेरी बेटी बदला लेने के लिए तड़प रहे हैं। मेरी बेटी ने कोशिश करी थी तुम्हें मारने की, परंतु बदकिस्मती से तुम्हारा बेटा मारा गया। क्या? तो उस दिन वो एक्सीडेंट नहीं था? जानबूझकर? हाँ। तुम्हारी पत्नी घर पर थी नहीं, मेरी बेटी ने गैस सिलेंडर खुला रख दिया और बाजार से सामान लेने के नाम पे चली गई। उसे पता था तुम खाना खाने आओगे और खाना गरम करोगे, पर बदकिस्मती से तुम्हारे बेटे ने गैस जला दिया। तब से हम इंतजार कर रहे थे, कभी ना कभी तुम अपने बेटे से बात करने को जरूर आओगे। इसीलिए तो तुम्हारे बेटे की आत्मा की बात कहकर उसने नौकरी छोड़ी, और तुम तक इस खाट की खबर भी उसी ने पहुंचाई थी। अब मेरे नाती के बदला पूरा होने का समय आ गया है। उसकी आत्मा उस कमरे में भटक रही। उस रात भी उसने कोशिश की थी, मगर तुम बच निकले। मगर आज तुम्हारा बच पाना मुमकिन नहीं। आज उसकी इच्छा पूरी होगी, आज उसका बदला पूरा होगा। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे बेटे को मारा है, तुम लोगों को पुलिस के हवाले करके पहले तुम बच जाओ, फिर। अचानक ही रमेश को लगा जैसे उसका सिर घूम रहा है। उस दिन तुम बच गए थे क्योंकि तुमने पानी नहीं पिया था, मगर आज तुमने पानी पी लिया है, और इस पानी में नींद की दवाई, गहरी लंबी नींद। और फिर मेरे नाती के पास बहुत समय है तुमसे बदला लेने को। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। और फिर मैंने जानबूझ के नहीं किया था, गलती से दवाइयाँ मुझे माफ कर दो। मैं कोई माफी नहीं, अब से इंतकाम। कदम लड़खड़ा रहे थे रमेश के। बूढ़े ने धीरे धीरे पकड़कर उसे खाट पर ले जाकर लेटाया और फिर बाहर से दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चला गया।
इस घटना के कुछ दिन बाद बूढ़ा अपनी बेटी के साथ शहर चला गया। उसके बाद से उस घर की देखभाल करने वाला भी कोई न रहा। आसपास के नशेड़ियों ने घर के सामान को चुरा चुरा कर बेचना शुरू कर दिया और उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि एक दिन उस खाट को भी बेच दिया गया। शहर के एक बड़े व्यापारी ने उस खाट को खरीदा और रंग रोगन करा के अपनी दुकान पर रख दिया। खाट खरीदा एक परिवार ने जिनके बेटे की शादी थी और उस शादी में इसे गिफ्ट किया गया था। आज की रात उसी खाट पर दोनों पति पत्नी अपनी सुहाग रात मनाने वाले।